Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video, we are going to do the numerical problems related to the concept of flux and the Gauss theorem, right? So let's have the concept at the first glance. We read about electric flux, right? The symbol for the flux is phi E, which is given by either by definition, that is closed integral of E and the area ds, right? Or by Gauss theorem it is given by 1 over permittivity times the net charge contained by the Gaussian surface, right? So let's have the very first problem, which is important. Derive Coulomb's law of electrostatics from Gauss theorem. Now we want to establish a relationship here. हम ये देखना चाहते हैं कि क्या Coulomb's law और Gauss theorem सिंक में है, क्या हम Coulomb's law को Gauss theorem से derive कर सकते हैं? Yes, we will see that with a simple assumption. तो इसके सॉल्यूशन में या इसके प्रूफ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज सपोज कर लेता हूँ. लेट्स से दैट पॉइंट चार्ज इज Q. नाउ आई नीड टू चूज a Gaussian surface which would cover this charge. Now to cover this point charge from all the sides, which was the property of the Gaussian surface, the Gaussian surface is chosen so smartly that it must cover the charge. तो अगर ये पॉइंट चार्ज आप कवर करना चाहते हो तो इसके अराउंड एक सिमेट्री कैसी ले सकते हो? नो डाउट यू कैन चूज अ क्यूब, यू कैन चूज अ स्फीयर, बट स्फेरिकल सिमेट्री लेने के अपने फायदे होते हैं. एक तो एट एवरी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और वो एरिया का पोर्शन जो होगा दे विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, तो वहां पे कॉस थीटा का फैक्टर खत्म हो जाएगा. दैट इज व्हाई आई एम प्रेफरिंग इट. चलो तो मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं इसके अराउंड. दैट्स द गॉसियन सरफेस. राइट, अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं गॉसियन सरफेस का. इस हिस्से को मैं बोलता हूं ds, क्योंकि इसका जो एरिया है वो ds है और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया गिवन बाय n कैप. अच्छा, अभी अगर यहां से इस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पे मुझे ये कूलम्स लॉ प्रूव करना है, वो मैंने रेडियल डिस्टेंस पे ले लिया, तो यहां पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? आउटवर्ड, राइट? सो आई विश टू डिराइव कूलम्स लॉ फॉर दिस चार्ज Q kept at origin, एंड अगर मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख भी दूं Q0 तो उसका कॉन्सेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस कर दूंगा. नाउ वी हैव टू थिंग्स टू डू. एक तो यहां पे कर देंगे बाय गॉस थ्योरम. बाय गॉस थ्योरम हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से बाहर निकलेंगी, दैट विल बी द चार्ज कंटेन्ड डिवाइडेड बाय द मीडियम सराउंडिंग द चार्ज. हमने यहां पे क्या सपोज किया है? हमने यहां पे चार्ज के अराउंड एयर या वैक्यूम सपोज किया है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेट्स कॉल इट फर्स्ट इक्वेशन. नाउ बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तब फ्लक्स कितनी होंगी? देन इट विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EdS cos ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों में cos क्या होगा? 0. सो फ्रॉम दिस E comes outside because it is constant at every point of the Gaussian surface. गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट. रीजन, चार्ज भी फिक्स है और ओरिजिन से बाउंड्री पे कहीं भी आप डिस्टेंस ड्रॉ कर लो वो भी सेम है. सो दिस विल बी लाइक दिस. व्हाट इज ds? एज आई शो यू इन द लास्ट वीडियो, ds इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन. इफ आई टेक मेनी ऑफ दीज पोर्शंस तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. दैट विल बी 4 pi r square, right? Technically, I should compare equation number 1 and equation number 2 because both of them gives the measure of flux. If you compare both of these, the left hand sides are already same, and if you compare the right hand sides with each other,
which I kept in loops, you are certain to get E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square, right? So this comes the expression for electric field. Now I know that electric field is force per unit charge. So I can replace this E with force by टेस्ट चार्ज लेट्स से Q नॉट. सो F बाय Q नॉट अगर मैं लिखूंगा तो Q नॉट शिफ्ट होके इसके साथ आके क्या बन जाएगा, Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस सोर्स चार्ज और अगर मैं यहां पे कोई एक और टेस्ट चार्ज रख दूं. सो दिस इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ. वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम एंड फ्लक्स एंड वी रीच्ड एट कूलम्स लॉ. तो यहां से बड़ा इजीली 2 या 3 स्टेप्स के अंदर आप इस चीज को क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो. वेरी इजी प्रॉब्लम, लेकिन इंपॉर्टेंटली जैसे स्टेट बोर्ड में तो पूछी जाती है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ सकते हैं. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. मेरी फेवरेट प्रॉब्लम है ये. हमने पढ़ा था कि गॉस थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहते हो, तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से उसको कवर कर दो, तो जो आपके पास फ्लक्स आएंगी दैट विल बी 1 अपॉन परमिटिविटी टाइम्स द चार्ज कंटेन. अगर चार्ज सरफेस के अंदर होगा तो फ्लक्स आएगी, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं आएगी. ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही जस्टिफाई करने वाली है. रीड आउट. ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक सिलेंडर है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, विच इज विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड. ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इसी एक्सिस की तरफ है. द फील्ड इज गोइंग इन दिस वे, राइट. शो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो. इस सिलेंडर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है, ऐसा प्रूव करना है. अच्छा, एक सिलेंडर की कितनी साइड्स हैं? इफ आई आस्क यू द नंबर ऑफ सर्फेसेस इन अ सिलेंडर, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सरफेस, वी कॉल इट, इसको आप बेस बोल सकते हो या लिड बोल सकते हो सिलेंडर का. सो आई चूज इट एज फर्स्ट सरफेस. इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो तो इस तरफ जा रहा है इस प्लेन के लिए, वो तो हमने बोला कि इट इज गोइंग अलोंग द एक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दिस वे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ये इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हमें यहां पे मतलब आप दिखाना हो तो दिखा दो, नहीं तो नजर भी आ रहा है. फाइन. अच्छा, अगर मैं अभी कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, इट विल बी इन दिस मैनर अपवर्ड्स. और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इसके लिए इस तरफ होगा, वो तो हम ऑलरेडी शो कर रहे हैं. अच्छा, इस सरफेस के लिए चेक करूं तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इस सरफेस के लिए मैं एरिया वेक्टर लूं तो वो भी इसी तरफ है. सो इफ आई हैव 3 surfaces, number 1 surface, number 2 surface and number 3 surface. For number 1 surface, electric field vector and area vector are just opposite. For second surface, electric field vector and area vector are perpendicular to each other, right. For third surface, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. तो मुझे यहां पे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करनी है. बाय डेफिनेशन लगाऊं अगर फर्स्ट सरफेस के लिए तो वो बनना चाहिए ईडीएस कॉस 180. ये तो बात पक्की है ना कि जितना एरिया इसका होगा टोटल उतना ही इसका होगा. तो इस तरफ आने वाली फ्लक्स मतलब ई और डीएस के बीच अपोजिट है, तो एंगल कितने का होगा, 180 का. फॉर माई फर्स्ट सरफेस, राइट. If I go for the second surface के लिए आपका जो EDS है that is cos 90. E और DS के बीच में एंगल कितने का है, 90 का. If I go for third surface, इसके लिए क्योंकि अब इसको हमने ओपन कर दिया है, क्लोज सरफेस को हमने क्या कर दिया है, ओपन. जब तक बंद सिलेंडर था तब तक वो क्लोज सरफेस थी, अब तो हमने इसके पार्ट्स कर लिए. सो आप यहां से क्लोज इंटीग्रल हटा दोगे तो तीसरे के लिए क्या बनेगा, cos 0. नाउ यू सी केयरफुली, फर्स्ट टर्म के लिए cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1. सेकंड टर्म के लिए cos 90 की वैल्यू 0. थर्ड टर्म के लिए cos 0 कितना हो जाएगा, +1.
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए वैल्यू सेम। सेकंड तो टर्म ही खत्म हो गई चलो, क्योंकि यहाँ पे cos 90 क्या हो गया 0। फर्स्ट और थर्ड टर्म बची है। अच्छा, फिर ये जो एरिया है, एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड एरिया ऑफ थर्ड सरफेस, दे आर सेम। फर्क इसका पड़ेगा कि यहां पे जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ ES, E बाहर आ गया था, ds का इंटीग्रल मैंने s मान लिया। यहाँ पे s कितना होगा पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट क्योंकि हमें कुछ नहीं गिवन, हमें कौन सा रेडियस यहाँ पे गिवन है। प्लस सेकेंड टर्म तो 0 हो गई। इफ आई गेट टू द थर्ड टर्म, E और ds सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 1, ये आ गया प्लस ES, प्लस ES माइनस ES के साथ कैंसिल हो गया। टोटल फ्लक्स क्या आ गई इसके लिए 0 आ गई। तो क्या पता चलता है कि अगर कोई सरफेस चार्ज कंटेन नहीं करेगी, भले ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हो, इफ द सरफेस डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज even though it has been kept in electric field, it will not give any flux because the number of lines that are entering from the first surface is equal to the number of lines coming out of the second surface। तो जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट करेंगी, तो सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो गई 0। तो यहां से भी प्रूव होता है अगर सरफेस चार्ज कंटेन नहीं करेगी तो फ्लक्स भी प्रोड्यूस नहीं होगी। वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर फ्लक्स नहीं मिल रही उसकी नेट फ्लक्स, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज भी 0 है। सो दिस इंप्लाइज डायरेक्टली द फ्लक्स इज 0, चार्ज कंटेन्ड इज आल्सो 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली इसको एग्जाम्पलीफाई किया गया है। एक और एनसीईआरटी प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि जो क्यूब है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स है हमारे पास, जो कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है, मींस इन दिस डायरेक्शन, राइट। वो कितना है अल्फा, देयर इज सम कांस्टेंट अल्फा, x raised to power half, x is the distance from the origin along x axis, right। EY कंपोनेंट मतलब y की तरफ और EZ कंपोनेंट यानी कि आपकी तरफ बाहर को, ये दोनों कंपोनेंट क्या है 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी भाग y एक्सिस या z एक्सिस की तरफ नहीं है, सिर्फ किधर है x एक्सिस की तरफ है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 800 विद सम प्रॉपर यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या पता करना है, एक तो फ्लक्स पता करनी है क्यूब के थ्रू नेट कितनी है, फिर ये पता करना है कि अगर नेट फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू कुछ आती है तो क्यूब चार्ज कितना कंटेन कर रहा है। यहां पे आप ये मानना कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर गिवन है पर इसके अंदर कोई चार्ज हिडन है, हमें नहीं पता, तो हमें फ्लक्स भी पता करनी है, वो चार्ज भी पता करना है। इस क्यूब की तीनों साइड्स कितनी है 0.1 मीटर, कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात तो कुछ चीजों को मैं कॉमन सेंस के साथ ही यहां पे खत्म कर सकता हूं। एक क्यूब के कितने फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस में से जो मैं शेडेड फेसेस यहां पे बना रहा हूं, दिस फेस एंड दिस फेस, इस फेस के लिए अगर आप चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट EX उस तरफ है और जो आपका एरिया होगा, राइट, जो आपका यहां पे क्या होगा एरिया होगा, वो एरिया जो उस तरफ जाएगा आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर हमेशा, तो EX कंपोनेंट और DS एक डायरेक्शन में है। अच्छा, फॉर दिस प्लेन लेट मी कॉल इट लेफ्ट साइड एंड लेट मी कॉल इट राइट साइड। लेफ्ट साइड के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जा ही एक्स एक्सिस की तरफ रहा है, देयर इज नो डाउट इन दैट। पर इस प्लेन के लिए, लेफ्ट प्लेन के लिए जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो तो आउटवर्ड की तरफ होगा इन दिस वे। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लेफ्ट और राइट फेस के लिए काम करना है। एक के लिए राइट फेस के लिए EX और DS सेम डायरेक्शन में है, लेफ्ट फेस के लिए DS आउटवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की तरफ ही है। अब आप सोचोगे कि सर अपर टॉप प्लेन, ये आगे का प्लेन, उसके पीछे का प्लेन और नीचे का प्लेन, ये 4 प्लेन्स के लिए आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो लेट मी टेल यू बेटा, चलो इस बॉक्स को मान लो ये क्यूब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को है, तो इसके लिए E उधर को, DS इधर को। इस फ्लैट सरफेस के लिए दिस पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, DS इधर को है। बट थिंक अबाउट द अपर सरफेस, अपर सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन
No, the electric field is in forward direction, but the area vector is in upward direction. So what is the angle between electric field vector and area vector for upper surface? It is pi by 2, that is 90. तो अगेन यहाँ पे cos 90 आएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म, यानी कि अपर फेस का कोई रोल नहीं है. लेट कम टू द दिस फेस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना एक्स एक्सिस की तरफ है, जो एरिया वेक्टर है वो आपकी तरफ है, अगेन 90 डिग्री, अगेन 0. फॉर बॉटम सरफेस इट विल हैपन इन द सेम वे. फ्रॉम द सरफेस विच इज अवे फ्रॉम यू, इस तरफ की सरफेस, इसके लिए एरिया वेक्टर उधर को होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो उसके लिए भी 90. यानी कि दिस सरफेस, दिस सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, इन चारों सरफेसेस के लिए जो cos 90 का फैक्टर जनरेट होगा वो फ्लक्स को खत्म कर देगा, जीरो कर देगा. तो सिंपल सी बात है, कौन सा प्लेन बचा मेरे लिए, एक लेफ्ट प्लेन और एक राइट प्लेन, यही दो प्लेन्स बचते हैं हमारे पास. तो बड़ा सिंपली पहले मैं लेफ्ट प्लेन के लिए फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेता हूं. लेफ्ट प्लेन के लिए जो फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Ex, एरिया इसका कितना आएगा, अभी क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड एक स्क्वायर की तरह काम करती है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर. अच्छा, यहां पे अगर ds वेक्टर और Ex में एंगल देखें तो वो कितने का है, 180 का. Ex की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज अल्फा x हाफ इंटू ए स्क्वायर, कॉस 180 कितना होगा, -1. अल्फा की वैल्यू पुट कर दो और लेफ्ट प्लेन के लिए x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है a, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 800. सो आई सब्स्टिट्यूट 800 इंटू, अगर मैं यहां पे वैल्यू a पुट करूंगा, a की पावर हाफ, साथ में a का क्या पड़ा है, स्क्वायर, हाफ इंटू स्क्वायर, ये दो यहां पे पावर्स हैं प्लस. अगर इनको यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 800 a रेज टू पावर 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 5/2. सिंपल, यूनिट इसकी वही रहने वाली जो हमें पता है. ये तो लेफ्ट साइड की. अच्छा, एक चीज लिखना भूल गए, ये फ्लक्स क्या आएंगी, नेगेटिव में आएंगी, ध्यान रखना साइन का. अभी राइट साइड के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करिए बड़े आराम से. राइट साइड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला वही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि यहां पे तो पूरी की पूरी सरफेस है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है. Ex इंटू एरिया क्या है, ए स्क्वायर. अब Ex और ds एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, cos 0. Ex की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू एक्स हाफ, और ए स्क्वायर तो वैसे ही आ गया. cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. सो इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, द अल्फा हैज वैल्यू 800. x की वैल्यू फॉर राइट प्लेन कितनी है, राइट प्लेन ओरिजिन से कितना दूर है, a प्लस ए, कितना डिस्टेंस दूर है, 2a डिस्टेंस दूर है, और पावर कितनी है इसकी, हाफ, साथ में क्या आ गया, ए स्क्वायर. अच्छा, अब 2a की पावर हाफ है, जिसका मतलब है कि 2 के ऊपर भी अंडर रूट है, a की पावर भी हाफ है. a की पावर हाफ और स्क्वायर बन गया 5/2, और इसका तो अंडर रूट 2 वैसे ही रह जाएगा. 800 इंटू अंडर रूट 2 इंटू ए रेज टू पावर 5/2. यहां तक करने के बाद हमें अगर नेट फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो लेफ्ट और राइट की फ्लक्स को ऐड कर देना चाहिए. एक फ्लक्स नेगेटिव में है, एक फ्लक्स किस में है, पॉजिटिव में. सो आई कैन शिफ्ट दिस टू दिस साइड, दिस प्रॉब्लम इज डन. ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. द टोटल फ्लक्स विल बी द लेफ्ट साइड फ्लक्स plus right side flux. Okay, what are the left side flux, that is -800 a raised to power 5/2 plus right side की flux कितनी है, it is 800 अंडर रूट 2 a raised to power 5/2. देखो कॉमन क्या क्या निकलता है, 800 कॉमन है, a raised to power 5/2 कॉमन है, यहां पे आएगा -1 प्लस अंडर रूट 2, तो प्लस अंडर रूट 2 को आगे लिख लेता हूं. नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, दैट इज 800 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, इट इज 0.5, सॉरी 0.1 रेज टू पावर 5/2, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 -1,
इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है, पार्ट्स में डिवाइड करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट की जा सकती है। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अभी इस फ्लक्स के क्यूब से बाहर आने का मतलब है कि इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज कंटेन है। वो चार्ज कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, अभी सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बाय गॉस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो फ्लक्स इक्वल होती है चार्ज कंटेन्ड बाय परमिटिविटी। यहां पे वैक्यूम ही है मीडियम, तो चार्ज यहां से क्या आ जाएगा, Q इंटू Q इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमारे पास कितनी आई है, फ्लक्स हमारे पास है 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अभी अगर आप इसको यहां पे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 9.27 into 10⁻⁻12 coulombs. So the charge contained by the cube is 9.27 into 10⁻⁻12 coulombs, right? So this is the charge contained by the surface. बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, चार सरफेसेस के लिए तो काम ही खत्म हो गया था, लेफ्ट और राइट सरफेस बची थी। x का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, लेफ्ट प्लेन के लिए ये a था तो यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट किया मैंने x की जगह, और राइट प्लेन के लिए x की वैल्यू कितनी थी, 2a थी, तो यहाँ पे x की जगह पे 2a पुट किया। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू द सम्स वेरी इजी। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डू इज क्वाइट फेमस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। The statement reads as there are two concentric spheres, sphere S1 and sphere S2, right? They are concentric. Sphere S1 is enclosing a charge Q and sphere S2 is enclosing a charge 2Q as well as sphere S1, right? तो हमें क्या क्या पता करना है, सबसे पहले हमें पता करना है what is the ratio of flux coming out through sphere S1 एंड स्फीयर S2। S1 से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है, S2 से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है, उनकी क्या निकालो, रेशो। तो बहुत सिंपली हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेटमेंट देखने में बहुत बड़ी लगेगी बट द सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल, राइट? सो लेट्स डू कैलकुलेट द फ्लक्स फ्रॉम S1। इसको मैं बोल देता हूं Φ1। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी सरफेस, अभी ये जो स्फीयर है ना यही आपके गॉसियन सरफेस का काम कर देंगे, अलग से आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले S1 स्फीयर या गॉसियन सरफेस के लिए Φ1 फ्लक्स कितनी आएंगी, जितना वो चार्ज कंटेन कर रही है डिवाइडेड बाय जितना वहां पे मीडियम है। टिल पार्ट नंबर 1 वी हैव नॉट टोल्ड अबाउट एनी मीडियम, तो हम ये मान के चलते कि यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, राइट? तो फ्लक्स Φ1 आ गई ये। अच्छा, इफ आई गो नाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स फ्रॉम S2 that I should call Φ2, now look carefully the sphere S2. This will serve as second Gaussian surface. This second Gaussian surface is containing two charges. One is this 2Q and another is Q. And according to the concept, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है वो सबका टोटल लेते हैं हम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो हम लेंगे दैट विल बी Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो, दैट इज नॉट हार्ड टू फाइंड। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया, यहाँ पे Φ1 और Φ2 को हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट को मुझे डिवाइड करना है 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ। नाउ इफ आई कैंसिल ऑल द थिंग्स आई एम सर्टेन टू गेट रेशियो 1/3।
तो जो फ्लक्स की रेशो है वो 1:3 है। मतलब मैं कहूं कि अगर S1 स्फीयर से फ्लक्स की जो काउंटिंग है, जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, तो S2 स्फीयर से 30 होगा। अगर S1 से 20 है तो S2 स्फीयर से 60 होगा। 3 टाइम्स ज्यादा फ्लक्स आएंगी। ठीक है, सो इसके बाद सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और आपने इसको ध्यान से सीखना है। अभी सेकेंड पार्ट में थोड़ी सी यहां पे चेंज है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर विल चेंज if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1। अगर S1 स्फीयर के अंदर, जहां पे पहले एयर या वैक्यूम था, मैं यहां पे कोई और मीडियम फिल कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब जो फ्लक्स है वो कितनी रह जाएगी। सिंपल सी बात है, मुझे यहां पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देना है। ये लो, इसके अंदर ये मैंने मीडियम भर दिया सब जगह पे, ऑल ओवर द प्लेस, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है K। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि S1 से जो फ्लक्स बाहर आ रही थी, दैट वाज Q/ε0, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। राइट नाउ टू सी दिस इट इज वेरी सिंपल। देखो एक बात है, अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाता है ड्यू टू परमेबिलिटी, तो आपकी फ्लक्स भी जो है वो भी K टाइम्स कम हो जाएंगी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि पहले जो फ्लक्स आ रही थी, दोज वर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, और अभी क्या हो गया कि मैंने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मीडियम, तो पहली चीज तो यहां पे क्या चेंज करेगी, पहली चीज तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। फील्ड चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगी, तो मेरे पास φ1 की कोई नई वैल्यू आएगी, नॉट दिस वैल्यू बट अ न्यू वैल्यू, दैट विल बी जनरेटेड बाय अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E डैश डॉट एरिया। तो चलो मैं कह देता हूं कि वही रहने वाला है। अभी K को इंट्रोड्यूस करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, हमें पता है फ्रॉम आवर जर्नल नॉलेज कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ε/ε0 होता है, या फिर हम बोल दें कि F0/F होता है, या E0/E होता है। यही पढ़ा था हमने, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। राइट, तो यहां पे जो K का फॉर्मूला, अगर मैं पुराने मतलब जब एयर थी और जब अब मीडियम है K, उसके साथ कंपेयर करूं तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू E/E डैश, क्योंकि पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड E था, नया इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है। तो क्या रेशो होती है K में, K में होती है पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पुराना था E, नया था E डैश, तो यहां से E डैश की वैल्यू मैनिपुलेट करके क्या आ जाएगी, E/K, जिसको मैं यहाँ पे E डैश की जगह क्या करने की कोशिश करूंगा, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश, तो E डैश की वैल्यू आ जाएगी E/K डॉट ds। मुझे क्या करना चाहिए, इस K को बाहर निकाल लेना चाहिए क्लोज्ड इंटीग्रल से, सो आई एम गोइंग टू गेट E डॉट ds। अभी ध्यान से देखो, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds क्या था, पुरानी फ्लक्स, पुरानी फ्लक्स कितनी थी, Q/ε0, और बाहर फैक्टर कौन सा पड़ा है, बाहर फैक्टर पड़ा है K। तो जो नई फ्लक्स आएंगी वो पुरानी फ्लक्स का K टाइम्स रह जाएंगी, यहाँ पे कम हो जाएंगी फ्लक्स, या मैं कह दूं कि जो नई फ्लक्स है दैट विल बी Q/K/ε0 टाइम्स। यानी कि अब आप यहाँ पे याद रखोगे कि मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो अगर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स K टाइम्स कम होती है तो फ्लक्स भी K टाइम्स कम हो जाती है। राइट, सपोज कर लो कि ये K की वैल्यू 2 थी, मैंने शुरू में एग्जाम्पलीफाई किया था कि कितनी फ्लक्स बाहर आ रही थी, 10 यूनिट्स, तो 2 से डिवाइड होने के बाद कितनी फ्लक्स रह जाएगी, 5 यूनिट्स। राइट, सो दैट वाज द सॉल्यूशन टू द सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट ट्रिकी है। थर्ड पार्ट में बाकी सारी स्टेटमेंट तो सेम है, मींस हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, इसके बाद चेंज है, S1 will change if the medium of the dielectric constant K is introduced in the space inside S2। अभी ये जो मीडियम है ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो वही एयर या वैक्यूम है जो इनिशियली था। अभी जो मीडियम है वो यहाँ पे फिल कर दिया गया है, सब जगह पे, यहाँ स्पेस में।
S2 की खाली स्पेस में भर दिया गया है और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, अगेन K। तो अब अगर S1 स्फीयर के बाहर यानी कि S2 स्फीयर के अंदर ये खाली जगह में अगर मीडियम भर दिया जाए तो S1 से बाहर आने वाली फ्लक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई S1 से बाहर आने वाली फ्लक्स के ऊपर क्यों इफेक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे? S1 सरफेस ये है, इसने सिर्फ Q चार्ज को एनक्लोज किया है और यहां पे तो एयर है, तो जितनी फ्लक्स ऑलरेडी इससे बाहर आ रही थी वो तो आएंगी, उनको अगर कहीं रिस्ट्रिक्शन मिलेगी तो S1 से बाहर आने पे मिलेगी, लेकिन S1 से तो उतने ही नंबर ऑफ जो फ्लक्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो उतनी ही बाहर आएंगी। अगर वो 10 बाहर आ रही थी तो 10 ही आएंगी, जैसे ही वो S1 से बाहर आएंगी तब वो K टाइम्स कम हो जाएंगी, लेकिन S1 के थ्रू तो वो बाहर आएंगी। तो थर्ड पार्ट वाज ट्रिकी, so the answer to the third part will be the dielectric constant between the space S1 and S2 will not affect the flux coming out of S1. So the flux coming out of S1 will remain same. However, अगर इसने S2 के बाहर पूछा होता तब ये फ्लक्स चेंज होती, फिर यहां का K टाइम्स रह जाती। रिमेंबर दिस थिंग, राइट? तो नहीं, फिर यहां से जितनी फ्लक्स आती है और phi2 की फ्लक्स को उनको हम सॉल्व करके बाय K टाइम्स उनको ऐड कर देते। So this was all about the problems related to flux and Gauss theorem. इस लेवल तक के क्वेश्चन आपको बोर्ड में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट? Hope you have understood the things and enjoyed the lecture. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.